नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 1/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने डिजिटल युग में सुशासन पर सीपीए जोन 2 के सम्मेलन का उद्घाटन किया? श्री ओम बिरला, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्री ओम बिरला। हाल ही में श्री लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रीय संसदीय संघ अर्थात सीपीए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन जोन 2 का वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कहाँ किया? धर्मशाला के तपोवन में। इस क्षेत्र में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब राज्य शामिल हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच में के रूप में कार्य करना है। इस सम्मेलन का विषय था गुड गवर्नेंस इन द डिजिटल एरा, मैनेजिंग रिसोर्सेज, डिफेंडिंग डेमोक्रेसी एंड एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। सीपीए एक वैश्विक संगठन है जो संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सांसदों को एक साथ लाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री एस जयशंकर। इसका सही जवाब है श्री नरेंद्र मोदी। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 48वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। इस मंच का उद्देश्य सक्रिय शासन और प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं को समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है। प्रगति, जिसका अर्थ है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री सीधे केंद्र और राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के साथ मिलकर प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा करते हैं और वास्तविक समय में बाधाओं को दूर करते हैं। इसका उद्घाटन या इसका लॉन्च 2015 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वो नालू निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है तेलंगाना। बोनालू देवी महाकाली को समर्पित एक हिंदू त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत के तेलंगाना में, विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है। यह एक धन्यवाद उत्सव है जिसमें भक्त अपनी मन्नतें पूरी होने के उपरांत खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए देवी को पारंपरिक भोजन बोनम चढ़ाते हैं। बोनालू उत्सव 2025 26 जून को गोलकोंडा किले के ऊपर श्री जगदम्बा काली महान काली मंदिर में शुरू हुआ। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने गोल सेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय। इसका सही जवाब है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के सांख्यिकी दिवस 2025 पर होल सेट मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये जीओआई स्टैट्स है। जीओआई स्टैट्स सरकारी आंकड़ों के साथ एक सार्थक रूप से जुड़ने में मदद करता है जिससे विकसित भारत के निर्माण में नागरिक भागीदारी मजबूत होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी की? वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। इसका सही जवाब है थाईलैंड। हाल ही में एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 थाईलैंड में आयोजित किया गया था। उक्त आयोजन में भारत ने 4 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 13 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते थे। यह पॉइंट याद करने लायक है। अच्छा, इसमें जो विजेता थे स्वर्ण पदक के वो कौन कौन थे? श्री नीतीश कुमार ने पुरुष एकल SL3 श्रेणी में जीत हासिल की थी। श्रीमती मनीषा रामदास ने महिला एकल SU5 श्रेणी में जीत हासिल की थी। श्री नीतीश कुमार और श्री तुलसीमती रुगन सेन ने मिश्रित युगल SL3 SU5 श्रेणी में स्वर्ण पदक हासिल किया। चौथा स्वर्ण पदक
श्री नीतीश कुमार एवं सुकांत कदम ने पुरुष युगल SL3 और SL4 श्रेणी में हासिल किया। वह थाईलैंड की राजधानी आप बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेगा? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री JP नड्डा। इसका सही जवाब है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल शिक्षकों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है? कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल शिक्षकों के लिए अटेंडेंस अनिवार्य कर दिया है। यह कार्य हमारे शिक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जो राज्य की शिक्षा 3.0 पोर्टल के साथ एकीकृत एक गवर्नेंस टूल है। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए एक डिजिटल उपस्थिति अनिवार्य करके शिक्षा क्षेत्र में प्रशासनिक निगरानी को कड़ा करना है, ताकि बच्चों को सही शिक्षा दी जा सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से ITC का लिमिटेड के कौन अध्यक्ष और MD हैं? शेनु अग्रवाल, संजीव पुरी, अर्नब बैनर्जी, मालविका हेगड़े। इसका सही जवाब है संजीव पुरी। श्री संजीव पुरी ITC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD हैं। हम इनके बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिमंडल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका पहुंचा था। अच्छा, इसका नेतृत्व श्री संजीव पुरी ने किया था, इसलिए हम इनके बारे में पढ़े हैं। हमें आसपास की खबरें भी होनी चाहिए। प्रतिनिधिमंडल आर्थिक सहयोग, व्यापार और औद्योगिक साझेदारी बढ़ाने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री अनुराग कुमार दिसानायके के साथ बैठक करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्बिया की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन, स्टॉकहोम, वियना, बेलग्रेड। इसका सही जवाब है बेलग्रेड। हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बताते हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया की राजधानी में हाल ही में हजारों सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी की पुलिस से झड़प हुई है। यह क्यों हुई है? ये प्रदर्शनकारी, जो कि ज्यादातर छात्र हैं, इन्होंने समय से पहले संसदीय चुनाव करने की मांग की और राष्ट्रपति, जो कि सर्बिया के राष्ट्रपति हैं, अलेक्जेंडर वुचिक की सरकार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही शासन का आरोप लगाया है। इसलिए हम सर्बिया के बारे में पढ़े। चलिए अगले के प्रश्न पर आते हैं। ECI नेट निम्नलिखित में से किस संस्था से संबंधित है? भारतीय रिजर्व बैंक, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अर्थात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड। इसका सही जवाब है चुनाव आयोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में केरल, गुजरात, पंजाब, पश्चिम बंगाल राज्यों में 5 विधानसभा क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट का संचालन शुरू किया। ECI नेट भारत के चुनावों ECI द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। चुनाव आयोग ने एक नए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ECI नेट के विकास की घोषणा की, जो ECI से के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब अनुप्रयोगों को एकीकृत करता है। अच्छा, चुनाव आयोग के बारे में जान रहे हैं, तो चुनाव आयोग के आयुक्त कौन है? चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त हैं श्री ज्ञानेश कुमार। इनके अंडर 2 उप चुनाव आयुक्त भी होते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर रघुवीर सिंह संधू और डॉक्टर विवेक जोशी। अच्छा, ये क्या हमेशा से ऐसे थे? नहीं। 1989 में पहले यह चुनाव आयोग एक सदस्यीय निकाय था। इसे 1989 के बाद चुनाव आयोग की सहायता के लिए दो चुनाव आयुक्तों की और नियुक्ति की गई,
जो सहायक चुनाव आयुक्त के रूप में काम करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपना पहला अमेरिकी ओपन खिताब जीता है? मैं यहाँ पे बैडमिंटन की बात कर रहा हूँ। आयुष शेट्टी, ब्रायन यांग, एंटरसन एंडर्स, एलेक्स लेनियर। इसका सही जवाब है आयुष शेट्टी। हाल ही में बैडमिंटन में आयुष शेट्टी ने पहला अमेरिकी ओपन खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एशिया में जलवायु की स्थिति 2024 हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, AIIB या वर्ल्ड बैंक? इसका सही जवाब है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन अर्थात वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एशिया की जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट हाल ही में जून 2025 में जारी की है। मतलब जून 2025 में 2024 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2024 में एशिया अपने सबसे गर्म या रिकॉर्ड का दूसरा सबसे गर्म वर्ष अनुभव करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक तौर पर स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील का दौरा करेगा? श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती निर्मला सीतारमन, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा। इसका सही जवाब है श्रीमती निर्मला सीतारमन। हमारे देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन आधिकारिक तौर पर स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील का दौरा करेंगी। स्पेन की अपनी यात्रा के दौरान वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विकास के लिए एक वित्त पोषण पर चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन FFD4 अर्थात फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट FFD4 में भाग लेंगी। कहाँ पर? स्पेन में। उसके बाद पुर्तगाल में वह अपनी यात्रा के दौरान पुर्तगाल के अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक में भाग लेंगी। उसके बाद वह ब्राजील जाएंगी, जहां पर वह अपनी यात्रा के दौरान भारत के गवर्नर के रूप में न्यू डेवलपमेंट बैंक के 10वें वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। वह रियो डी जेनेरो के पहले ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक, जिसे हम FMCBG कहते हैं अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स, में भी भाग लेंगी। मैं पॉइंट्स इसलिए बताता हूँ फ्रेंड्स ये सब, ताकि आपको आसपास की भी जानकारी रहे। जरूरी नहीं जो हेडलाइन है वही एग्जाम में आए, उसके आसपास की जानकारी भी पूछी जा सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। UGI को निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक, ADB, AIIB, NDB। इसका सही जवाब है AIIB। हाल ही में UGI को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, AIIB की स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। कितने राशि के साथ हुई थी? $100 बिलियन की राशि के साथ इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। अच्छा, इसका उद्देश्य एशिया के बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण की कमी को पूरा करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी के रूप में शामिल होने की संभावना है? सुरेश रैना, इंद्रजीत पटेल, अन्नू रानी, रिंकू सिंह। ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के हैं। इसका सही जवाब है रिंकू सिंह। हाल ही में क्रिकेटर रिंकू सिंह को यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। अच्छा, यह नियुक्ति किस बेस पे है? यह नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियम 2022 के आधार पर की गई है। फ्रेंड्स, मैं अपने साथ अपने जो प्रश्नावली है उसमें इंग्लिश में भी इसलिए डालता हूँ ताकि जिसको कोई दिक्कत हो वो इंग्लिश में भी पढ़ सके और उसका अनुवाद भी कर सके। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन घाना, त्रिनिदाद और टोबागो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया के दौरा करेंगे? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री जेपी नड्डा, श्रीमती निर्मला सीतारमन। इसका सही जवाब है
श्री नरेंद्र मोदी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। IRDAI ने हाल ही में शासन उल्लंघन के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी पर जुर्माना लगाया है? HDFC लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस। इसका सही जवाब है एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस। हाल ही में IRDAI अर्थात इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस पर गवर्नेंस उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अच्छा, अब IRDAI के बारे में जानते हैं। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण एक वैधानिक अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसकी स्थापना भारत में बीमा उद्योग के व्यवस्थित विकास को विनियमित करने, बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। ये जरूरी याद करने वाली बात है कि IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। अच्छा, यह वित्त मंत्री के अधीन कार्य करता है। IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र खुंटिया जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही जवाब है राजस्थान। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित है। यह 12 किलोमीटर के मार्ग में पांच वन्यजीव ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास शामिल है, जिसे सुरक्षित पशु आवागमन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। इसे वन्यजीव संस्था और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के परामर्श से विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, हमारी आज की प्रश्नावली यही समाप्त होती है। चलिए जो प्रश्नावली हमने पढ़ी उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला धर्मशाला के तपोवन में राष्ट्रीय संसदीय संघ CPA 2 के जोन 2 के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 48वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बोनालू देवी महाकाली को समर्पित एक हिंदू त्योहार है, जो मुख्य रूप से भारत के तेलंगाना में, विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है। MOSISPI ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के सांख्यिकी दिवस 2025 में GOI स्टैट्स मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एशिया पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में हाल ही में थाईलैंड में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत ने कुल 4 स्वर्ण पदक जीते थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य कर दी है। भारतीय उद्योग परिसंघ अर्थात कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिमंडल द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए श्रीलंका पहुंचा। यह किसके अंडर था? यह जो हमारे संजीव पुरी जो कि ITC के हेड है, उनके अंडर ये उनकी अध्यक्षता में ये कोलंबो गया है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में हजारों सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारियों को पुलिस से झड़प हुई है। भारत निर्वाचन आयोग ने केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्यों के 5 विधानसभा क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए उपचुनावों के लिए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट का संचालन शुरू किया है। आयुष शेट्टी ने अपना पहला अमेरिकी ओपन खिताब जीता है बैडमिंटन में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एशिया में जलवायु स्थिति 2024 रिपोर्ट हाल ही में जून 2025 में जारी की गई। भारतीय उद्योग परिसंघ CCI का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल द्विपक्षीय व्यापार निवेश संबंधों के मजबूत करने के लिए श्रीलंका पहुंचा। श्रीमती निर्मला सीतारमन आधिकारिक तौर पर स्पेन, पुर्तगाल और ब्राजील का दौरा करेंगी। LUZI को AIIB का अर्थात एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
रिंकू सिंह को यूपी बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। श्री नरेंद्र मोदी घाना, ट्रिनिडाद टोबैगो और अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया का दौरा करेंगे। IRDAI ने हाल ही में एडलवाइस लाइफ इंश्योरेंस गवर्नेंस उल्लंघन के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारत का सबसे लंबा पशु ओवरपास कॉरिडोर राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन के भीतर स्थित है। फ्रेंड्स, आज का सेशन, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी, कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा यह अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी ज्ञानवर्धन हो सके। धन्यवाद।